तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का लेक्चर नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा सवाल है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। लिखा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 7 to 14। यानी कि 7 से लेकर 14 तक के जो सवाल हैं उनमें जो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी उनको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ गए? लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक के जो सवाल हैं ये एग्ज़ाम में 2 से लेकर 4 नंबर तक के आ सकते हैं, इसीलिए इन सवालों को बड़े ध्यान से देखेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारे सामने है 2 लीनियर इक्वेशन, इस तरह का जो सवाल है वो एग्ज़ाम में 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए कैसे हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले 10वीं क्लास में इस तरह की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, तो 10th क्लास में हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो कोफिशिएंट होते थे उनको इक्वल किया करते थे। जैसे कि y का कोफिशिएंट अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे 2 की करनी पड़ेगी। जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते थे तो ये 6y बन जाएगा, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6y बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को क्या करते थे, माइनस, उससे y से y कट जाता और x की वैल्यू निकल जाती, और फिर बाद में y की भी वैल्यू निकाल लेते। 10वीं में इस तरह के सम किया करते थे, एलिमिनेशन मेथड होता था। लेकिन फिलहाल 12th में हमें जिस मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है वो कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैट्रिक्स मेथड की मदद से हम ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बनेगा मैट्रिक्स ए 5 2, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, 7 और 3। ठीक है, मैट्रिक्स ए बन चुका है। इसके बाद बनेगा मैट्रिक्स बी, ये जो कांस्टेंट होते हैं इनसे मैट्रिक्स बी बनता है, ध्यान से देखते रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और इसके बाद बनेगा मैट्रिक्स एक्स, जो वेरिएबल मौजूद होते हैं उनसे मैट्रिक्स एक्स बनाया जाता है। तो अभी हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, तो इस तरह से मैट्रिक्स एक्स बन जाएगा। ऐसे 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, उसके बाद अगला काम होगा मैट्रिक्स एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, जो कि कितना आ गया 1, और जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। और अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो अभी ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ए का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से लिखना होगा। अब ये जो इन्वर्स है इसका क्या काम होगा वो अभी देखेंगे आगे। अब अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें पहले ये फार्मूला समझना पड़ेगा। इस तरह का फार्मूला होता है x इज टू ए इनवर्स बी। इस फार्मूले की मदद से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि ये फार्मूला बनता कैसे है, मतलब आता कहाँ से है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बनता है, ये सब आपको एक्सरसाइज के बाद में मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। फिलहाल ये है कि इस फार्मूले की मदद से हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक तो मैट्रिक्स एक्स है, दूसरा ए इनवर्स है, और तीसरा बी है। इनमें से एक्स और बी हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ये देखिए ज़रा, ये रहा मैट्रिक्स एक्स, यहाँ पे रख देंगे सीधे सीधे, ऐसे रख देता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, ए इनवर्स हमारे पास नहीं है लेकिन बी हमारे पास है, तो बी को भी मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी ये रहा 4 और 5। अभी हमारे पास ए इनवर्स नहीं है तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद आता हो कि ए इनवर्स कैसे निकाला था पिछली एक्सरसाइज में, ए इनवर्स का फार्मूला ये होता था 1/dat ए इंटू एडजॉइंट ए, याद है। तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो
उसके लिए डेट ए की ज़रूरत पड़ेगी और एडजॉइंट ए की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब डेट ए तो हमने पहले से ही निकाल रखा है, अब सिर्फ चाहिए क्या, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है सेकंड ऑर्डर का, उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा कि इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता था। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, 3 और 5, और ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, -2 -7। तो ये वाले इंटरचेंज और इन वालों का साइन चेंज पिछली एक्सरसाइज में हमने सीख रखा है। तो एडजॉइंट ए निकल चुका है, डेट ए पहले ही निकल चुका है। अब क्या निकालते हैं हम, ए इनवर्स। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डेट ए की जगह क्या आएगा, 1, और एडजॉइंट ए की जगह ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -2 -7 और 5। क्लियर, बस निकल गया। अब ये जो बाहर तो 1 है, 1 की इसमें इंटू करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है ये क्या है, ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। 3 -2 -7 और 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई को। आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हमने चैप्टर 3 के शुरुआत में सीखी थी और अब चैप्टर 4 का एंड चल रहा है। अभी तक मल्टीप्लाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। मैंने आपको उसको अच्छे से सिखा रखा है, उसके लिए पूरा एक अलग ही लेक्चर बना रखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मनीष शर्मा, ज़रूर देखिए। ये वाली जो रो है ना, ये रो, इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम में की जाएगी, 3 4 जा 12। तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके ये सब हमें मिला, 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10 और माइनस प्लस माइनस। फिर जब हमने इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करी तो 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। ठीक है, उसके बाद 12 में से 10 गया तो 2 बचा और 28 में से 25 गया तो माइनस का 3 बचा। फिर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल थे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने निकाल दी और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिक्स वाला जो मेथड है उसको सीख लिया है। एक बार फिर से समझते हैं। इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की मदद से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब इस फार्मूले के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, x की, ए इनवर्स की और b की। तो ये सब कैसे निकलते हैं देखिए ज़रा। मैट्रिक्स ए तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा। इसके बाद ये जो कांस्टेंट होते हैं इनसे मैट्रिक्स b बनता है और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनसे बनता है मैट्रिक्स x। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले डेट ऑफ ए निकाला जाता है। तो वो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके निकाला जो कि 1 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। तो इससे पता चलता है कि ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि इस इन्वर्स की ना हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है 1/डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेट तो निकाल ही रखा है, यहाँ पर एडजॉइंट और निकालना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ये कर दिया। ठीक है, और उसके बाद डेट की वैल्यू रख दी और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट रख दिया तो ए इनवर्स निकल गया। अब ए इनवर्स को वहाँ पे पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर कंपेयर करवा दिया। बस ये जो काम हमने इस छोटे से सवाल में किया है यही आगे बड़े जो सवाल होंगे थर्ड ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे उनमें भी यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के एंड तक इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी अगले सवालों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये आपको खुद करने हैं, बड़े आसान सवाल हैं। सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स इनके अंदर बनेंगे, इनको खुद करिएगा। ठीक है, ये बराबर में मैंने फार्मूला लिख रखा है। इसी फार्मूले की मदद से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है और 3 ही इनके अंदर वेरिएबल हैं, x, y और z। ठीक है, तो सब वही चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनेगा। तो मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा, 2 1 1 2 1 1। ठीक है, 1 -2 -1 1 -2 -1। अच्छा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ना
कहीं पे x दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा। ये तो हो गया a। अब बारी आती है b की। b बनता है इन कांस्टेंट से 1, 3/2 ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, और 9। ये हो गया b। अब बारी आती है किसकी, x की। x जो बनता है वो वेरिएबल से बनता है, वेरिएबल है x, y और z, और सारे ये जो दोनों मैट्रिक्स होते हैं ये ऐसे वर्टिकल ही बनते हैं, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि मैं इनको ऐसे बना दूँ क्या हॉरिजॉन्टल, नहीं बन सकते। अब सबसे पहला काम है डेट ऑफ ए निकालना, ताकि ये पता चल सके कि जो ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, ठीक है। तो अब डेट ऑफ ए निकालने के लिए 2 लिखा, 2 के लॉन्ग कॉलम और रो को रिमूव कर दिया, ये बचा, इनकी मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, बीच में आ जाएगा प्लस। वैसे तो माइनस आता है लेकिन इसकी वजह से प्लस हो गया। अब इस वाले कॉलम के लॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक 0 मिल रही है ना। अब आया 1 के आगे क्या साइन लगेगा, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऑड नंबर, तो इसके आगे लगेगा माइनस, ठीक है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो पहले सिखाई जा चुकी है। रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 1 5 जा 5 माइनस का, और 3 1 जा 3 माइनस का, ठीक है। लास्ट में 0 है, उसके साथ वाला कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब 0 हो जाएगा। अब 10 और 3 13, 13 2 जा 26, 5 और 3 8, माइनस का यहाँ पे कर देंगे तो प्लस का 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 34, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अभी ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो ये रहा फार्मूला 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। डेट तो हो गया हमारे पास, ये रहा 34, लेकिन अभी हमारे पास एडजॉइंट नहीं है, तो पहले हमें इस मैट्रिक्स ए का क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के क्या निकलेंगे, कोफैक्टर निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से कोफैक्टर निकलेंगे A11, A12, A13, ठीक है ना, और ऐसे ही A21। तो इस तरह से कोफैक्टर निकलेंगे। मैंने बड़ी जल्दी से आपको निकाल लिए हैं, ठीक है, और सिखा रखे हैं पहले कि कोफैक्टर निकलता कैसे है। एक बार याद दिला देता हूँ हल्का सा, जैसे कि A11 निकालना है तो ये रहा A11 का एलिमेंट, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा 5 2 जा 10, 10 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, इस तरह से आएगा। तो कोफैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, इसलिए मैंने फटाफट जल्दी से इनको निकाल दिया है। अब एडजॉइंट ए आएगा, तो एडजॉइंट ए के लिए जैसे मैंने ये अरेंज कर रखे हैं बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे, 13 5 3 8 -10 माइनस का 6 1 3 और 5, एडजॉइंट ए निकल चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए 1/det ए, ये क्या लग गया, इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1/det ए की जगह क्या आएगा 34, और एडजॉइंट ए की जगह आएगा पूरा मैट्रिक्स जो ऊपर लिखा हुआ है 13 5, ठीक है। तो इस तरीके से ए इनवर्स निकल गया 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसको चाहो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो मत करो, चाहो बाहर ही रहने दो, ऐसे ही जैसे मैंने रखा है। अब बारी आती है इस इक्वेशन की, x = a इनवर्स b। इसे हमें अगले पेज पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, x भी है हमारे पास, b भी हमारे पास है, और ये जो a इनवर्स है ये अभी अभी हमने निकाला है। अब बस वो तीनों चीज़ें हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। अगले पेज पर चलते हैं। तो मैंने उस इक्वेशन को अगले पेज पर लिख दिया है, x = a इनवर्स b, और उसकी सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पे रख दी हैं, x भी रख दिया, b भी रख दिया, और जो a इनवर्स पिछले पेज पर निकाला था वो भी रख दिया है, ठीक है। अब आगे क्या है ना, 1/34 तो रहेगा ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो फिर मल्टीप्लाई आ गई, बार बार मल्टीप्लाई आ रही है, और बार बार मैं वो बात नहीं कहूँगा अब, ठीक है, बहुत हो गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी है, तो थोड़ा सा हल्का सा याद दिला देता हूँ। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है
3 रो हैं, 1 कॉलम है, तो 3/1। ठीक, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो सकती है, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होने चाहिए। दूसरी बात, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/1 होगा, यानी कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऐसा ही बनेगा, 3 रो होंगी उसके अंदर और 1 क्या होगा, कॉलम होगा। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, 3 रो और 1 कॉलम, ऐसा बनेगा एंड में। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, पहली रो की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 13 1 जा 13, ठीक है, प्लस 8 की इसमें करेगा ना, तो इस 2 से ये 8 कट जाएगा, देखो ऐसे 8 इंटू 3/2, 2 से कट गया, 4 टाइम 4 3 जा कितना आ गया 12, तो प्लस का 12, और 1 की 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ऐसे इस वाली रो की इसमें करके यहाँ लिख देंगे, इस वाली रो की इसमें करके यहाँ लिख देंगे, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बड़ी जल्दी से ये सब करके ये निकाल लिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर इसको सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब 1/34 को इस मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और जब ये इसमें इंटू होगा तो आएगा 1/2, ऐसे लिख देते हैं। और जब ये इसमें इंटू होगा तो 51 ऊपर है, 34 नीचे है, तो 51/34 17 से कट जाएगा, 17 3 जा और 17 2 जा, तो कितना आ जाएगा -3/2। ठीक है, और इधर हमारा x चल रहा है, x है x y z इस तरह से, और इसके सामने क्या है 1/2 और -3/2। ठीक है, तो अब जब कंपेयर करवाया जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/2, ये 2 है, इसे z मत समझिए, और z की वैल्यू क्या आ गई -3/2, तीनों हमने निकाल दिए। तो इस तरीके से हमने 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स की मदद से फिर से सीख लिया है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखिए। तो ये 3 लीनियर इक्वेशन थी, इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना था। इसके लिए पहले हमने मैट्रिक्स ए निकाला, यहाँ से 2 1 1 1 -2 -1 ये सब रख दिया। नीचे वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट नहीं था तो उसकी जगह 0 आ गया, ए बन गया। बी जो है वो इन कांस्टेंट से बनता है, और एक्स जो है वो बनता है किससे, वेरिएबल से। ये सब बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है डेट ए निकालना, ये पता लगाना कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर हो गया ना तो फिर वही सब निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ए इनटू बी, और उसके इसमें सॉल्यूशन आते नहीं हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो डेट ए निकाला, 34 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। तो इससे पता चलता है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब अगर इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। डेट ए निकाल रखा है पहले से ही, 34 है, रख दिया। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, फिर यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद एडजॉइंट आ गया, उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया, ए इन्वर्स आ गया। फार्मूले की तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, फिर हमने उनको अगले पेज पर फार्मूले के अंदर रख दिया। रखने के बाद पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। ठीक है, फिर 1/34 को अंदर इंटू कर दिया, ये आ गया। और आप कोशिश यही रखिएगा कि 1/34 इस तरह से ना बाहर ही रहे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे इंटू कर देते हैं फिर इसकी इसमें करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ये आने के बाद हमने इसको इस वाले मैट्रिक्स से क्या करवाया, कंपेयर करवाया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से आ गई। तो उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन बने रहिए वीडियो के एंड तक, देखते रहिए सवालों को ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर, अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बीच के जो सवाल हैं 12 13 और 14 उनको आप खुद करेंगे। ठीक है, फिलहाल 15 को समझ लीजिए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और पहले क्या कहा गया है, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकलेगा ए इनवर्स, उसके बाद यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन सॉल्व होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये सब चाहिएगा, 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सबसे पहले हमें डेट ए निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को यहाँ पे रख देंगे। तो डेट ए निकालने के लिए ए तो हमारे पास है ही, उसका डेट निकालना है, तो निकाल दो। अब यहाँ कहीं 0 तो है नहीं, कहीं से भी एक्सपेंड कर दो, फिर
इस वाली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 2 2 जा 4 माइनस का, 4 1 जा 4, 4 माइनस का आएगा यहाँ पर और उधर से 4 प्लस का आएगा। ठीक है, मैं निकालता हूँ इसको जल्दी से। तो इस तरह से मैंने डेट ए निकाल दिया है, जो कि माइनस का 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ तो निकल गई, एक रह गई, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए वो सारे निकलेंगे, A11 A12 A13। जिन्हें ये निकालने नहीं आते वो बच्चे मेहरबानी करके इससे पिछली जो एक्सरसाइज है ना उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इस बार मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। प्ले लिस्ट में इस चैप्टर की सारी जो है ना आपको वो मिल जाएंगी वीडियोस इस चैप्टर की सारी। तो पिछली एक्सरसाइज में कोफैक्टर निकालना सीख लो। तो इस तरह से मैंने सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे सीधा ही रख देता हूँ 1 अपॉन डेट ए की जगह क्या आएगा, माइनस का 1, और एडजॉइंट ए की जगह आएगा, ये पूरा एज इट इज़ ही आ जाएगा 0 2 1, क्योंकि मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब एलिमेंट तो ऐसे हैं A11 A12 A13, लेकिन इनके कोफैक्टर मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं क्योंकि आपको पता है कि जब एडजॉइंट निकालते हैं तो जो रो होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं। सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट वहाँ पर लिख रहा हूँ 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कुछ खास नहीं होगा, सबके साइन चेंज होंगे। 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है। 1 -2 9 माइनस का 23 माइनस का 1 प्लस का 5 और प्लस का 13। इस तरीके से निकल गया ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक का काम तो पूरा हो गया ए इनवर्स तक का। अब आगे लिखा है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अगले पेज पर ले लेता हूँ। तो इक्वेशंस को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। इस तरह की इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें चाहिएगा ये x = a इनवर्स b। ये फार्मूला बताऊंगा बनता कैसे है एक्सरसाइज के बाद। तो x a इनवर्स और b सब हम निकाल चुके हैं पिछले पेज पर। सॉरी, सब नहीं निकाल चुके, केवल a इनवर्स निकाला है। अभी दिखाता हूँ, देखो पिछले पेज पर सिर्फ हमने क्या निकाला है, a इनवर्स। ठीक है, तो x और b अभी चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं। ए एक बार चेक कर लेता हूँ वही वाला ए है या नहीं जो क्वेश्चन में दे रखा है। 2 3 1 2 3 1 -3 2 -3 2 और 1 5 -4 और -2। देखो मैथ चीज़ों को तो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर इनमें आपको महारत हासिल करनी है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सारे सवालों को खुद से करके देखना पड़ेगा। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, हर सवाल को अपने आप करेंगे, तो हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा ज़रूर, भले ही वो गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन सिखाएगा बहुत कुछ। मैट्रिक्स ए हो गया, इसके बाद मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी में ये कांस्टेंट आता है 11 -5 माइनस का 3। इसके बाद मैट्रिक्स एक्स, वो यहाँ पे देख लेता हूँ। एक्स में क्या है, वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ ये देखते हैं क्या क्या वेरिएबल है, एक्स है वाई है और जेड है। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये जो ए है हमने जो निकाला है इक्वेशंस में से, ये वाला ए क्वेश्चन में जो ए दिया हुआ है उससे पूरी तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ए और ये ए जो हमने इक्वेशन से निकाला है और जो क्वेश्चन में ए दे रखा है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इस ए का जो इन्वर्स निकाला था हमने ये अब हमारे काम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए उस वाले ए से क्या बेनिफिट हुआ है। वो जो ए दे रखा है और जो अभी इन इक्वेशंस का ए निकाला है, दोनों सेम है, यानी कि उसका ए इन्वर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सीधे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड आ जाएगा, ए इन्वर्स की जगह पर वो जो पिछले पेज पर निकाला ना वो रखा जाएगा। ये देखो, ये निकाला है पिछले पेज पर, इसको रख देता हूँ 0 1 -2 और अब बी रख देता हूँ। बी है 11 -5 और माइनस का 3। ठीक है, अब मैं इन दोनों की बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने बड़ी तेज़ी से इनकी मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है। और इधर हमारा वो चल ही रहा है क्या, एक्स वाई और जेड। कंपेयर करवाने पर आसानी से एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, बड़ी अच्छी वैल्यू आई है। ऐसे आंसर में तो कोई डाउट होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से हमने एक और सवाल किया। इसमें क्या है ना, इसमें बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि पहले ए इन्वर्स निकालो। ये मैट्रिक्स ए दे रखा था, पहले इसका इन्वर्स निकालो। तो हमने क्या करा कि ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला लगा दिया। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जो कि -1 आया। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकाले, यहाँ पे रख दिया, एडजॉइंट भी आ गया और ए इन्वर्स निकल गया। फिर हमने देखा अगले पेज पर कि ये जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, इनका जो ए है वो क्वेश्चन में दिए गए ए के जैसा ही है, सेम टू सेम। यानी कि इस वाले ए का जो हमने ए इन्वर्स निकाल रखा है वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया। बाकी चीज़ें एक्स और वाई, एक्स और बी भी रख दिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और उसके बाद मुझे ये भी समझाना है कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए खैर, अब देखिए एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, और उसके बाद मैं तुम्हें वो फार्मूला भी सिखाऊंगा वो कैसे बनना है, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी वाला। पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आलू प्याज की बात यहाँ पर हो रही है, तो पढ़ लेते हैं क्या है। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। तीन चीज़ें हैं, एक तो अनियन है, एक वीट है और एक राइस है। मैंने आलू जो है वैसे ही बोल दिया था। तो अनियन, वीट और राइस कितने कितने किलो हैं सब लेके उनकी कॉस्ट मिलाकर कितनी है, 60 रुपये। ठीक है, अगले केस में क्या हुआ कि 4 किलो के बजाय 2 किलो अनियन ले लिया, 3 किलो वीट के बजाय 4 किलो वीट ले लिया, 2 किलो वीट के बजाय 6 किलो चावल ले लिए, तो उसकी कॉस्ट है 90। फिर एक और केस बना दिया कि 6 kg अनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस, उसकी कॉस्ट कितनी है, 70। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालनी है पर केजी, वो भी किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो हम ऐसे लिखेंगे आसानी से कि लेट द कॉस्ट, बहुत पहले से हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच केजी अनियन बी एक्स। ठीक है, ईच केजी कहाँ से लिखूँ, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच केजी, उसके बाद क्या है, वीट बी वाई, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच केजी राइस, राइस की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, जेड। तीनों की कॉस्ट आ गई। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन, 4 kg अनियन खरीदे हैं, 1 kg एक्स के हैं तो 4 kg हो जाएंगे 4x के। 3 kg वीट खरीदा है, 1 kg वाई का है तो 3 kg 3y का होगा। ऐसे ही आगे 2z राइस के लिए, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 60। ऐसे अगली इक्वेशन, 2x 4y 6z, 2x 4y और 6z इज इक्वल टू कितना, 90। एक और 6x 2y 3z, 6x 2y और 3z इज इक्वल टू 70। ठीक है, इक्वेशन मैंने बना दी है, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ए निकालना, बी निकालना, एक्स निकालना और फिर ये लगा देना एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, और इस बीच तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा और ए का इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। उससे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आप खुद करेंगे। वैसे मैं इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हमें ये समझना है आखिरी वाला कि ये फार्मूला बनता कैसे आखिर। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो चैप्टर 3 है ना मैट्रिक्स, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये फार्मूला। चलिए खैर, तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ये जो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हमने पूरी एक्सरसाइज में किया है कि एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, ये फार्मूला आता कहाँ से है, ये समझना है हमें इस वाले टॉपिक में। तो 2-3 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से आपकी समझ में आ जाएगा। हमें इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाती है, a1x + b1y + c1z इजिकल टू d1, ऐसे ही है ऐसे ही है।
और इन तीनों इक्वेशन से हमें ये निकालने होते हैं ए, बी और एक्स। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। इसके बाद ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो इक्वेशन है इससे इन तीनों को निकालने के बाद हम ऐसी फॉर्म में इनको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए की जगह ए लिख दिया, एक्स की जगह एक्स लिख दिया और बी की जगह बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम ए का जो है ना डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये देखते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर नहीं है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो फिर हम लिख देते हैं कि उसका जो इन्वर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो रिजल्ट है यहाँ पर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो पीछे जब एक्सरसाइज में हम सवाल कर रहे थे तो कभी हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते थे, कभी हम प्री मल्टीप्लाई करते थे। दोनों का अलग अलग रोल होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स होते हैं, इनमें ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना होता है प्री मल्टीप्लाई का और पोस्ट मल्टीप्लाई का। तो अभी हम ए इनवर्स की जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू, ओहो इसके आगे आना था, चलो ऐसे बना देता हूँ, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये जो ए है ना इस ब्रैकेट से बाहर निकल के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, इधर की साइड हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये देखो हमारे रिजल्ट में भी ए इनवर्स बी लिखा हुआ है। अब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की इंटू कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, और ये एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके बाद आई की मल्टीप्लाई एक्स में करके क्या आ जाएगा, एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। लंबे समय से हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, अब इनका एंड आने वाला है, ए इनवर्स बी। इस तरह से वो फार्मूला तैयार हो गया जो हमने पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस फार्मूले को बनाने के लिए शुरुआत यहाँ से की जाती है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनसे जो भी मैट्रिक्स निकलते हैं उनको इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप प्री मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए इनवर्स से, फिर ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स की ए में करके क्या आ जाएगा, आई। किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की इंटू करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस तरह से पूरा फार्मूला जो है हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि आप वीडियो का एंड तक देख रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो 3 काम करना मत भूला करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वो मैं लिख भी दूंगा एंड में वीडियो के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जो लेक्चर होगा वो होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके अलावा आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में, बल्कि हर चैप्टर में, उनको ज़रूर करके देखा करें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ना सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं, नंबर 2 पर मिसलेनियस से सवाल आते हैं, और एक्सरसाइज जो होती हैं वो होती है नंबर 3 पर, और सब का सब NCERT से ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।